हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सिस आईएएस। आई एम संदीप कुमार और हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिटी पीवाईक्यू। अगर हम यूपीएससी में देखें तो पॉलिटी से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। स्टेट पीसीएस में 20 से 25 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं, कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस आते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सीधे थ्योरी से पूछे जाते हैं। तो थ्योरी के लिए जनरली आपको क्या करना है, आपको लक्ष्मीकांत पढ़ लेनी है, एनसीईआरटी का बेस पढ़ लेना। कॉन्सेप्ट के लिए आपको एनसीईआरटी जरूर करनी है। ठीक है, बिना एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि चीज़ें बहुत अलग प्रकार से हो जाती हैं, है ना। और आपको चाहिए अच्छी खासी थ्योरी, तो वो आपको पॉलिटी की थ्योरी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की सभी एनसीईआरटी को कर डालो। और नहीं, अगर कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की कर रहे हो तो कम से कम कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक की कर ही डालो। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 महीने के अंदर पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएंगी। अब देखो, 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था मंत्रिपरिषद के संबंध में। क्या कहा गया? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मिनिस्टर, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। अब देखो, क्वेश्चन गलत है। अगर आप इसको ढंग से पढ़ोगे तो ये जो स्वतंत्र प्रभार वाली चीज है ना, ये कभी संविधान में नहीं है। संविधान में सिर्फ 3 प्रकार के मंत्रियों का वर्णन है। पहले हैं सबसे बड़े वाले कैबिनेट मिनिस्टर्स, उसके बाद राज्य मंत्री, उसके बाद उपमंत्री। उपमंत्री का मतलब ट्रेनिंग पीरियड वाले मंत्री। कैबिनेट मिनिस्टर अपने विभाग का, अपने मंत्रालय का प्रमुख होता है और कैबिनेट की बैठकों में भाग लेता है। जब भी कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी तो कैबिनेट मिनिस्टर को जरूर चल जाना होगा। राज्य मंत्री किसी कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में होता है। वो हो सकता है वो कुछ स्वतंत्र प्रभार वाले, जैसे एक नई व्यवस्था बना दी गई स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, तो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री को अपने विभाग का प्रमुख बना दिया जाता है, उसको स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है। लेकिन ये संविधान में वर्णित नहीं है। राज्य मंत्री को कैबिनेट की बैठक में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होता जब तक कि उसे बुलाया न जाए। बुलाया जाएगा तो उसे जाना पड़ेगा, नहीं बुलाया गया तो उसको कैबिनेट से कोई लेना देना है ही नहीं। उपमंत्री ट्रेनिंग पीरियड होता है, किसी मंत्री के अंडर में काम करता है। तो पहला तो एकदम गलत था। देखो, सिंपल सी चीज थी, आप सबने पढ़ा होगा, आपने मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ा होगा, कैबिनेट के बारे में न्यूज में कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन आपने इस चीज को नहीं पढ़ा शायद कि भारतीय संविधान में ये सारी चीज है कि नहीं। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो इसका मतलब ये वाला आप सही करके आए होंगे। तो यही बस छोटी छोटी चीजें आपको देखनी रहती हैं। दूसरा क्या है? संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या। ठीक है, संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मान लेते हैं लोकसभा में 100 सदस्य हैं, तो 100 सदस्य में सिर्फ 15 को, इसमें एक पीएम होगा प्लस 14 मंत्री होंगे। ठीक है, ये कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का कुल आकार 15% से अधिक नहीं होगा कुल लोकसभा का। ठीक है, इस समय 550 सदस्य हैं लोकसभा में। ठीक है, टोटल सदस्य 550 हैं, लेकिन वर्तमान में सदस्य की संख्या तो 545 है। तो 545 का 15% ही क्या होगा? प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में शामिल होगा। इसको 2003 में संशोधन कर दिया गया था कि 15% से अधिक नहीं होगा। एक चीज और समझ लेना, जो राज्य की मंत्रिपरिषद होती है ना, उसमें भी यही संख्या लागू है। 15% के अंदर ही उसको रखना है, मुख्यमंत्री प्लस अन्य मंत्रियों को, कुल विधानसभा का। ठीक है, उसके अलावा दिल्ली, पांडुचेरी, जम्मू कश्मीर में 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ओके, तो सिर्फ दूसरा सही था। देखो, अच्छा क्वेश्चन था। उसके अलावा अब इसमें आपको जैसे क्या करना है, अब इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, हर साल पूछा जाता है। अब इसमें क्या करना है, आपको संसद को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है, कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी, कुछ प्रमुख आर्टिकल। संसद में फिर राष्ट्रपति तैयार कर लेना है आपको अच्छे से, लोकसभा, राज्यसभा की शक्तियां, प्राधिकार वगैरह, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके अलावा राज्य विधानमंडलों में आ जाओगे तो राज्यपाल को, मुख्यमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद को प्लस राज्य विधानमंडल के बारे में अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके अलावा राष्ट्रपति की शक्तियां, क्षमादान शक्तियां, उसकी एक्जेलरी पावर, इस तरह की सारी चीज़ें तैयार करना है मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है, कि मंत्रिपरिषद का क्या कर्तव्य है राष्ट्रपति के संदर्भ में, प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है राष्ट्रपति के और मंत्रिपरिषद के संदर्भ में, सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या होता है।
ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाए तो मंत्रिपरिषद क्या करेगी, धन विधेयक ना पास हो तो मंत्रिपरिषद क्या करेगी, इस तरह की सारी चीजें कॉन्सेप्ट के साथ आपको प्रिपेयर करनी है। ओके, तो आपको फायदा मिल जाएगा। 2021 में पूछा गया, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत में केवल एक नागरिक और एक ही अधिवास है। ठीक है। दूसरा, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक है केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। तीसरा, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई वह किसी भी परिस्थिति में उससे वंचित नहीं किया जाएगा। अब देखो, ये वाला तो बिल्कुल गलत है। जिसको नागरिकता प्राप्त हुई है, चाहे वो अधिवास के माध्यम से हो, चाहे वो पंजीकरण के माध्यम से हो, स्थान शामिल किए जाने के माध्यम से हो, या किसी अन्य प्रकार से, जो जन्म से भारत का नागरिक है उसकी तो नागरिकता नहीं जाएगी, लेकिन जिसको नागरिकता प्राप्त हुई है, जिसने नागरिकता प्राप्त की है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक के प्रावधानों के तहत उसकी नागरिकता को छीना भी जा सकता है। तो ये तो एकदम गलत है, तो ये गलत है, तो ये गलत है। अब या तो केवल ये सही होगा या तो केवल एक। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक है वो केवल राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, ऐसा नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा है। बस नागरिक होना चाहिए, क्या हो, भारत का नागरिक हो तो वो राष्ट्रपति बन सकता है। ये वाली व्यवस्था अमेरिका में है कि अमेरिका में व्यक्ति वही राष्ट्रपति बन सकता है जो भारत का उस समय अमेरिका का नागरिक हो। ठीक है, तो ये वाला नहीं। अब भारत में केवल एक नागरिक और एक ही अधिवास है, सिंगल सिटीजनशिप है। ओके, तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस समझने की देर थी। अगला, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। अर्थात जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो, नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। अब आपने कार्यपालिका पढ़ा होगा, एक स्थायी कार्यपालिका होती है, पढ़ा है, स्थायी कार्यपालिका के बारे में आपने पढ़ा होगा, और एक अस्थायी कार्यपालिका, ये पढ़ा है, ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अब देखो, स्थायी कार्यपालिका को अगर हम नियुक्त कार्यपालिका बोल दें और अस्थायी कार्यपालिका को हम निर्वाचित स्थायी कार्यपालिका बोल दें तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा। अस्थायी कार्यपालिका का मतलब सरकार 5 साल के लिए जो निर्वाचित होती है, और स्थायी कार्यपालिका का मतलब होता है ब्यूरोक्रेसी जो नियुक्त होती है। क्या होती है? नियुक्त। 62 या 65, राज्य में है तो 62 वर्ष तक के, और केंद्र में है तो 65 वर्ष तक के आप सेवा में रहेंगे। अब देखो, संसदीय लोकतंत्र में की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण ये ब्यूरोक्रेसी के बारे में सही नहीं बैठता। इसको संसदीय लोकतंत्र से क्या मतलब है? क्या ब्यूरोक्रेसी चाइना में नहीं है, क्या रूस में नहीं है? तो संसदीय लोकतंत्र होने या ना होने से ब्यूरोक्रेसी में कोई डिफरेंस नहीं आता। संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण, अब देखो ब्यूरोक्रेसी होने से आपको पता है जितनी भी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अब तीनों अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्ति केंद्र सरकार को होती है, यानी आईएएस जो होगा, जिला कलेक्टर, वो केंद्र सरकार की के माध्यम से क्या करेगा, राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा जाके जिले में। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये क्या है, संघीय ढांचे को कमजोर करता है। इसीलिए कई सारी कमेटियां बनी जो अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने के पक्षधर थीं। उनका कहना था स्टेट पीसीएस के माध्यम से बड़े पदों को भरने से काम आसान हो जाएगा। तो संघीय ढांचे को ये कमजोर करता है, इसका कोई लेना देना नहीं। राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण, इसका राजनीतिक स्थायित्व से कोई लेना देना नहीं है स्थायी कार्यपालिका का। ये लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण है। ठीक है, कलेक्टर का काम क्या है, एसपी का काम क्या है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम क्या है, ये सारी चीजें क्या है, ये लोक नीति को ही तो कार्यान्वित कर रहे हैं। तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी के बारे में देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था। अगर जो समझदार है, जो थी आईएएस बनना चाहता है और अच्छे से बनना चाहता है, उसको सारे नॉर्म्स पता है, तो वो इसको कर ले गया होगा। बहुत सारे लोगों ने गलत किया होगा। संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला बताया गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी एमपी लेड स्कीम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है। देखो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। अब इस क्वेश्चन में जानते हो क्या है, अब आप 2023 में देखो, 24 में देखो, 22 में देखो, 21 में देखो, ठीक है, 20 में देखो,
है ना, इन टॉपिक से रिलेट करके एक आधा क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं कहता हूँ संसद वगैरह, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, संसदीय समितियों के बारे में, लोकसभा या संसद के कार्य, उसकी शक्तियां, उसके प्राधिकार, इनसे रिलेट करके क्वेश्चन पूछे ही जाना है 100%। तो एमपी लैंड निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है आदि के भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती हैं। देखो, एमपी लैंड स्कीम का मतलब क्या होता था, कोई सांसद है मान लिया, ठीक है, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का, वो क्या करता है अपने जिले के, ये जहाँ से वो सांसद है, अपने जिले में क्या करेगा, उसको कुछ पैसा मिलता है इस स्कीम के तहत, उस पैसे को वो क्या करेगा, अपने उस जिले में खर्च करेगा। किसमें? स्वास्थ्य में खर्च कर सकता है, शिक्षा में खर्च कर सकता है ना, पानी की पहुंच नहीं है लोगों की तो वहाँ खर्च करता है, नालियाँ बना सकता है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, यानी जो बेसिक इंफ्रा है उसको डेवलप कर सकता है ना, ये इसका काम है। अगर मान लिया 1 करोड़ रुपए इसको 2024 में मिला और ये 50 ही खत्म कर पाया, तो ये बाकी 50 लाख क्या करेगा, 2025 में शिफ्ट कर दिया जाता है, अगर नीति किया जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या कही, प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश, ठीक है, मान लिया 100 रुपए है तो उसका 10% अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के लाभार्थ में प्रयुक्त होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सांसद जी मान लिया ए गांव से आते हैं, उन्होंने सिर्फ ए गांव का विकास किया, है ना, कोई शेड्यूल कास्ट एरिया है, शेड्यूल ट्राइब्स एरिया है, तो वहां भी उस पैसे का एक निश्चित अंश खर्च करना पड़ेगा। तो ये भी बात सही है, चलो पहला सही हो गया, दूसरा सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब एमपी लैड स्कीम या निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जा सकता, ऐसा गलत है। मैंने कहा ना कि अगर मान लिया 1 करोड़ पैसा अलॉट हुआ और 50 लाख ही खर्च हुआ, तो बाकी 50 लाख अगले वर्ष जोड़ दिया जाता है, अग्रनीत किया जाता है, तो ये वाला एकदम गलत था, ठीक है। अब कार्यान्वित हो रहे का सभी कार्य, मतलब ये जो काम कर रहा है इस योजना स्कीम के तहत, कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी यानी जिला कलेक्टर द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है कि ऐसा तो नहीं है पैसा खाली जा ही रहा है। अब देखो, तीसरा हटा दो, यहां से तीसरा हटा दो, यहां से हटा दो, अब या तो ये सही होगा या तो ये। अब आपको पता है 1-2 तो एकदम सही है, चौथे पे आपको विचार करना है, तो मतलब 10% कार्यों को जिला कलेक्टर द्वारा इसको करना ही है, तो इनको पढ़ लेना है एक बार, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन 5 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल द्वारा को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। मान लिया यूपी का राज्यपाल किसी को बनना है तो वो कहाँ का होना चाहिए, एमपी का हो, बिहार का हो, ठीक है, गुजरात का हो। इस समय यूपी की देखो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल गुजरात की हैं। तो सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है, और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो, यानी जो मुख्यमंत्री सीएम न बनना चाहता हो, डिफेंस मिनिस्टर न बनना चाहता हो, ठीक है, किसी पार्टी का अध्यक्ष न बनना चाहता हो, यानी गहन जुड़ाव नहीं होने चाहिए। अपनी आइडियोलॉजी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो चुनाव ही लड़ना चाह रहा है, उसका कोई एक ही मोटिव है कि नहीं भैया मुझे चुनाव लड़के मुख्यमंत्री बनना है, तो ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो, यानी किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना किया हो, ठीक है। इलेक्शन के बारे में बात करने वाला हो सकता है, संविधान के बारे में बात करने वाला हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो किसी पार्टी के प्रति ही उसकी ईमानदारी हो। ओके, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, देखो सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। अब कुछ आपने प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग पढ़ा है, 1966 में आया था, ये वही समय था जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी ताशकंद में। उसके बाद इंदिरा जी भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। फिर राजमन्नार समिति 1969 में आई, ये राजमन्नार समिति थी, तमिलनाडु सरकार ने बनाई थी। सरकारी आयोग 1983 में गठित किया गया था, इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। संविधान की कार्य संचालन हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन 2000 में हुआ था, इस समय अटल जी की सरकार थी। अब इसमें किसने ये बात कही थी, तो इसमें सबसे बड़ी जो रिकमेंडेशन थी उस सरकारी आयोग ने कही थी। उसने ये भी कहा था कि 356 का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं होना चाहिए, लॉजिकल वे में होना चाहिए, और कोशिश करो कि इसका प्रयोग ना से ना के बराबर हो, ठीक है। राजमन्नार समिति ने कहा था कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनको समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये संघीय ढांचे के खिलाफ है।
ठीक है, अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था, ये राजमन्नार समिति ने कहा था। तो अब देखो सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो ये काम बन सकता था। आ गई बात समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में बताना है इलेक्शन। मैंने अभी इलेक्शन प्रोसीजर बताया था। क्या कहा गया? प्रत्येक एमएलए, एमएलए कौन होता है? विधान मंडल सदस्य या विधानसभा सदस्य। अब विधानसभा को क्या बोलते हैं? जनरली भाषा में विधायक बोलते हैं, ठीक है। और विधायक दल के नेता को सीएम बोलते हैं, मुख्यमंत्री। अब योगी जी हैं, तो योगी जी क्या है? यूपी में विधायक दलों के नेता हैं और उनको सीएम बनाया गया है, ठीक है, बहुमत हासिल है। तो एमएलए होता है मास्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए के वोट का मूल्य अलग राज्य में अलग अलग होता है। बिल्कुल सही बात कही भाई, किसी राज्य की जनसंख्या 25 करोड़ है तो किसी की 15 करोड़, किसी की 5 करोड़। अब जितनी जनसंख्या होगी उसी के अनुपात में सीटें होंगी। अब जब सीटें उसी अनुपात में होंगी तो जनसंख्या से भाग दे करके सीटें निकाली जाती हैं, फिर वोट का वैल्यू निकाला जाता है। तो भैया मान लिया यूपी का जो वोट वैल्यू होगा वो अलग होगा और अदर स्टेट का जो वोट वैल्यू होगा वो कम होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल बात सही है कि एमएलए का वोट वैल्यू अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। दूसरी बात क्या कही? लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, ऐसा नहीं है। संसद के दोनों सदनों को लगभग लगभग बराबर अधिकार हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन के संबंध में, ठीक है। तो जितना लोकसभा एमपी, ठीक है, लोकसभा एमपी का वोट वैल्यू होगा उतना ही राज्यसभा एमपी का वोट वैल्यू होगा, बराबर होगा। इसका अगर 5 है तो इसका भी 5 होगा, ठीक है। तो दूसरा गलत है, सिर्फ पहला कथन सही है, ठीक है। बात समझ में आ गई ना? तो प्रोसीजर कर लेना कि एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुना जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है यानी मान लिया 4 व्यक्ति खड़े हैं तो एक प्रायिकता चुननी है कि इसको नंबर 1 पे रखना है। उसके अलावा इनडायरेक्ट इलेक्शन है ये। इन डायरेक्ट एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। अगर किसी राज्य की विधानसभा उस समय कार्य में नहीं है या विधानसभा भंग है तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। किस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, इस तरह की सारी बातें आपको प्रिपेयर करनी है, तैयार करनी है, ठीक है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थापित नहीं की जा सकती। बिल्कुल, अगर वो अपने पद पर बैठा है तो दंडिक कार्यवाही नहीं होगी, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं चलाया जाएगा। क्रिमिनल प्रोसीजर चलाने से पहले उसे पद छोड़ना पड़ेगा, तभी चल सकता है। तो ठीक है, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। एक एक्सक्यूज दिया जाता है कि 360 जब प्रवृत्त होगी यानी वित्तीय आपातकाल प्रवृत्त होगा तो सबकी पद करेंगे, राज्यपाल ही कौन वो है ना। तो ऐसा कहीं जिक्र नहीं है 360 के अन्यत्र, ठीक है। तो ये दोनों बातें सही थी। अब राज्यपाल के विषय में आपको उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसके क्या अधिकार हैं, मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या अधिकार हैं, राष्ट्रपति के लिए क्या अधिकार हैं, हटाया कैसे जा सकता है, उसके संवैधानिक उपबंधों के बारे में सब तैयार कर लो, क्या दिक्कत है। दंडिक कार्यवाही संस्थापित नहीं की जा सकती, सिविल की जा सकती है 2 महीने का अग्रिम नोटिस दे करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2016 में पूछा गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो ब्यूरोक्रेसी से क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं। अब देखो मुख्य सचिव को रख दिया गया, किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। भैया मुख्य सचिव को राज्यपाल क्यों नियुक्त करेगा, मुख्य सीएम करेगा, ठीक है, क्योंकि कार्यपालिका और सरकार का प्रमुख होता है और मुख्य सचिव सरकार के लिए ही काम करता है, तो सिंपल सी बात है सीएम करेगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री द्वारा नाम सुझाए जाने के आधार पर क्या करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, ठीक है। सदन को चलाने के लिए उनके नियम कानून मुख्यमंत्री के परामर्श या मंत्रिपरिषद के परामर्श से बनाएगा, लेकिन मुख्य सचिव को वो तो मुख्यमंत्री के अंडर में काम करेगा ना, तो मुख्य सचिव सीएम करेगा, तो पहला गलत है। राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है, नियत वियत कुछ नहीं होता है, आए गए, तो इसमें ना तो पहला सही है ना तो दूसरा, कोई नियत कार्यकाल नहीं। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, ठीक है, गलत। प्रधानमंत्री शक्ति किसमें, राष्ट्रपति में निहित होती है।
और राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ, अधीनस्थ मतलब मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद में प्रमुख कौन है? पीएम है, ठीक है, उनके माध्यम से करेगा। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का अध्यक्ष होता है, ये भी गलत है। सिविल सेवा बोर्ड का अध्यक्ष चीफ सेक्रेटरी होता है, सीएस जिसको बोलते हैं। अगर आईएएस हो, कम एज में होगा तो अच्छे चांसेस होते हैं सेक्रेटरी वगैरह बनने के। और आईएएस तो बच्चा है, अखिल भारतीय सेवाओं में आईएएस, यूपीएससी द्वारा जो आईएएस बने जाते हैं कलेक्टर वगैरह, कलेक्टर तो बच्चा है। असली मजा तो सचिव में है, जब प्रधानमंत्री के 40 बार दिन भर में फोन आते हैं। अब इस समय जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा भारत सरकार, चाहे वो रेवेन्यू सेक्रेटरी होगा, तो निर्मला जी उनको 50 बार फोन करके 50 काम बोल पूछती होंगी, ठीक है। तो मजा तो इन्हीं पदों में है। तो आज नहीं कल के लिए तैयारी करिए अच्छे से, और अच्छे से प्रिपेयर करिए, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो सिविल सेवा बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता। अगला लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नॉट लीस्ट, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा, ठीक है। मान लिया कार्यपालिका को अच्छे प्रकार से काम करना है, तो उसके लिए नियम कानून मंत्रिपरिषद की सलाह से कौन बनाएगा? जिसके पास कार्यपालिका शक्ति का सारा दारोमदार होगा। और कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन है? प्रेसिडेंट के अधीन है, और वो उसका प्रयोग मंत्रिपरिषद अपने सहयोगियों के साथ करता है। तो इसका मतलब उसके लिए नियम कानून कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट बनाएगा। कोई दिक्कत नहीं, पहला सही। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाहियां प्रधानमंत्री के नाम से की जाएंगी, ये भाई गलत कर दिया। जब मालिक कौन है? मालिक राष्ट्रपति है, तो प्रधानमंत्री के नाम से क्यों की जाएंगी? आपने देखा होगा राजपत्र प्रकाशित होता है, तो राजपत्र का मतलब ही है कि किसने? राष्ट्रपति ने शासन करके भेजा है। तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ पहला गलत सही है, दूसरा एकदम गलत है। सब राष्ट्रपति के नाम से की हुई जाती हैं। प्रधानमंत्री संवैधानिक प्रमुख होता, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। बात इतनी सी है। तो आपको देखो, मैं बताता हूं आपको संसद वाला चैप्टर, संसद और राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, लोकसभा, राज्यसभा, इधर विधानसभा के बारे में, मंत्रिपरिषद, इधर भी मंत्रिपरिषद, प्रेसिडेंट, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, इधर हाई कोर्ट। ये सब तैयार करने हैं आपको, इनमें बहुत फोकस करना। फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, प्रस्तावना, कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी, ठीक है। इनको बहुत तगड़े से तैयार करना है। इनसे ये मान के चलो 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, हर साल मिलते हैं। न मानो क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, आ गई बात समझ में। और हर साल मिलते हैं, आपको इनमें फोकस करना पड़ेगा। और अगर आप ढंग से काम कर लोगे तो ये 100% मान के चलिए आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। इतना समझ लेना, अगर मन हो कर लो, नहीं मन लगे छोड़ दो, आपकी मर्जी। और बहुत करंट अपडेट चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हो। बस इतना ही काम करना है और अच्छे से तैयारी करनी है। 5 महीने आपके प्रीलिम्स के, 4 साढ़े 4 महीने आपके प्रीलिम्स के बचे हुए हैं। और कल से देखो फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, कम से कम फॉर्म भर लो, नज़दीकी कोई सेंटर रखना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।